हेलो जी, नमस्कार, वेलकम एंड वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, आप सभी का फेवरेट चैनल जो कि आपको प्रोवाइड कराता है 100% क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि किसी भी वीडियो के लिए ना तो कोई ट्रांजैक्शन करना है और ना ही कोई पेमेंट करना है। करना क्या है आपको, बस मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब करना है। स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल हैं, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम। बिल्कुल सही सुन रहे हो, हिंदी मीडियम भी है, तो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को जाके बताएंगे कि यहाँ पे हर सब्जेक्ट की क्लास हिंदी मीडियम में भी प्रोवाइड की जाती है। सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको यहाँ मिलेंगे अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड और एमपी बोर्ड। ई बुक्स और ई नोट्स, उसकी लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाके एक बार चेक कर लेंगे। और स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। मैं हूँ आपकी केमिस्ट्री एडुकेटर वंशिका श्रीवास्तव, और आज हम क्या करने जा रहे हैं, एनसीईआरटी एग्जाम पेपर को सॉल्व करेंगे। चैप्टर नंबर 14 बायोमोलिक्यूल्स, इसका टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 के कुछ क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं, और उसमें बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमने डिस्कस करें। स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, प्रोटीन्स, एंजाइम्स क्या क्या होते हैं, कैसे उनका हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, वो सब हमने डिस्कस किया है। ठीक है, तो आज हम क्या करने जा रहे हैं, टाइप 3 41 से लेकर 57 क्वेश्चंस करेंगे। तो तैयार हैं सभी? क्या करना है आपको, पेन और कॉपी लेके बैठना है, और कुछ भी इंपॉर्टेंट आए तो आपको नोट कर लेना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग कर्डलिंग ऑफ मिल्क व्हाट हैपेंस टू शुगर प्रेजेंट इन इट। अब सबसे पहले ये समझना होगा कि कर्डलिंग ऑफ मिल्क क्या होता है। देखो, हमने एक चीज पढ़ी थी, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, मतलब कि क्या होता है, देखो वर्ड पे जाओ, डीनेचुरेशन मतलब कि उसका नेचर बिगड़ रहा है। प्रोटीन का जो नेचर है एक्चुअल में वो खराब हो रहा है, बिगड़ रहा है। क्यों? क्योंकि कुछ टेम्परेचर चेंज कर दिया होगा, कुछ पीएच चेंज हो गया होगा, इसकी वजह से जो प्रोटीन का एक्चुअल नेचर है, जो स्टार्टिंग में मिल्क था जो स्टार्टिंग में, वो क्या बन गया है, वो कर्ड बन गया है। ठीक है, मिल्क में कौन सी शुगर होती है, लैक्टोज। ये हमने किया था टाइप 3 में, जो हम क्वेश्चंस कर रहे थे उसमें किया था। ठीक है, अब जैसी कर्डलिंग होती है तो यहाँ पे लैक्टेस एंजाइम्स होते हैं, लैक्टेस एंजाइम्स, जो कि लैक्टोज को किस में चेंज कर देते हैं, लैक्टिक एसिड में चेंज कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो आपका मिल्क है वो कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है, जो आपका मिल्क है वो कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो जब भी कर्डलिंग ऑफ मिल्क, किसका एग्जाम्पल है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन का एग्जाम्पल है। मतलब क्या होता है, यहाँ पे प्रोटीन का नेचर चेंज हो गया, मिल्क से कर्ड बन गया, और कैसे होता है, एंजाइम्स के थ्रू होता है। लैक्टेस क्या है, एक एंजाइम है, इसके थ्रू लैक्टोज चेंज हो जाता है, किसमें, लैक्टिक एसिड में। क्लियर है? एक और एग्जाम्पल क्या है, कोएगुलेशन ऑफ एग भी डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन का बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ डू यू एक्सप्लेन द प्रेजेंस ऑफ 5 OH ग्रुप्स इन ग्लूकोज मॉलिक्यूल। आप ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए। ठीक है, तो मैम ने आपको सिखाया था, कार्बन बनाओ, एक बॉन्ड खींचो, कार्बन बना दो, यहाँ पे लिखो HO, यहाँ पे लिखो H2OH, लिख दिया, यहाँ पे बनाओ 4 डंडियाँ, ऐसे बना दी। ठीक है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे लिखो OH, H, OH, OH, यहाँ पे जस्ट ऑपोजिट उसके लिख देंगे हम जो बाकी चीजें बची। ये हो गया ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। क्लियर है? अब हमें बोला है कि हाउ डू यू एक्सप्लेन द प्रेजेंस ऑफ 5 OH ग्रुप्स इन ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो देखो यहाँ पे, जब भी आप अल्कोहल को किसके साथ रिएक्ट करते हो, एसिड एनहाइड्राइड या फिर एसिटाइलेशन करा देते हो ना उसका, जैसे मान लो मैंने इसका एसिटाइलेशन करा दिया। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ से Cl निकल जाता है, यहाँ से Cl निकलेगा। ठीक, यहां से H निकल जाएगा, और क्या बन जाता है, ROCOCH3, ROCOCH3। ठीक, जब भी अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स होंगे, मतलब उसमें OH रहेगा, ऑब्वियसली अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप में क्या होता है, OH रहता है। और जब इसका एसिटाइलेशन करा देते हो, जब इसका क्या करा दोगे, एसिटाइलेशन, जब इसका एसिटाइलेशन करा दोगे तो क्या हो जाता है, जितने भी OH ग्रुप्स है ना वो किस में चेंज हो जाते हैं, ROCOCH3 में, मतलब OCOCH3 लग जाता है। अब देखो, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, अगर हमने इसमें क्या किया, एसिटिक एनहाइड्राइड डाल दिया। एसिटिक एनहाइड्राइड क्या होता है, CH3, CO, O, CO, CH3।
ठीक है, दिस इज योर एसिटिक एनहाइड्राइड, मतलब एसिटाइलेशन ही होगा। क्या होगा, जितने भी OH प्रेजेंट है, जितने भी OH प्रेजेंट है, कितने OH प्रेजेंट है यहाँ पे, 5 OH प्रेजेंट है, 1 2 3 4 एंड 5। तो सारे के सारे किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, OCOCH3 में कन्वर्ट हो जाएंगे, OCOCH3 में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि हमारे जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है उसमें क्या है, 5 OH ग्रुप प्रेजेंट हैं। ठीक, उससे हमें क्या पता चल जाएगा कि जो हमारा ग्लूकोज मॉलिक्यूल है उसमें 5 OH ग्रुप प्रेजेंट है। क्या किया हमने, उसका एसिटाइलेशन करवा दिया। क्या करवाया आपने, एसिटाइलेशन करवा दिया है। क्लियर है। ग्लूकोज गिव्स पेंटा एसीटेट, 5 एसीटेट ग्रुप्स देगा। क्या देगा, 5 एसीटेट ग्रुप्स देगा। पेंटा एसीटेट डेरिवेटिव्स ऑन एसिटाइलेशन विथ एसिटिक एनहाइड्राइड, दिस कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ 5 OH ग्रुप्स। क्लियर है। Why does compound A given below not form an oxime? ठीक है, सबसे पहले समझते हैं ऑक्साइम क्या होता है, और हमको बताना है कि ये जो कंपाउंड दिया है A, ये ऑक्साइम फॉर्मेशन नहीं करता। अब देखो, जितने भी कार्बोनिल ग्रुप्स होते हैं ना, अगर आप उसमें क्या डालोगे, आपने उसमें डाला NH2OH, ठीक, NH2OH क्या है, ये अमोनिया का एक डेरिवेटिव है। तो यहां से होता क्या है, यहां से होता क्या है, H2O निकल जाता है। यहां से क्या होगा, H2O निकल जाएगा और ये क्या बना लेगा, बाकी सब एज इट इज, C डबल बॉन्ड NOH। क्या बन गया, ये ऑक्साइम बन गया। क्या बन गया, ये ऑक्साइम बन गया है। क्लियर है। ठीक, तो जब भी आपके जो कार्बोनिल कंपाउंड्स होंगे ना, जो भी आपके कार्बोनिल कंपाउंड्स होंगे, उनमें जब भी आप अमोनिया का कोई भी डेरिवेटिव डालोगे तो वहां से H2O निकल जाता है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड NOH, यहाँ पे हमारा कौन सा डेरिवेटिव मिला है आपको, ऑक्साइम मिला है। क्लियर। तो जो भी आपको स्ट्रक्चर दिया है, अगर उसमें कार्बोनिल कंपाउंड होगा, कार्बोनिल कंपाउंड कौन से होते हैं, जिसमें CO बॉन्ड होता है। देखो यहाँ पे दिस इज योर कार्बोनिल कंपाउंड। अब कार्बन तो 4 बॉन्ड बनाते हैं ना, तो मैंने अगर मान लो यहाँ पे H और H लिख दिया तो ये क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड हो जाएगा। ठीक, अगर मान लो मैंने यहाँ पे क्या किया, CH3, तो अभी भी ये एल्डिहाइड कैसे, CH3 CHO, एल्डिहाइड है। अगर मैंने यहाँ पे C और लगा दिया तो कीटोन बन गया। ठीक है, मान लो अगर मैंने यहाँ पे क्या किया, OH लगा दिया, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। ठीक, H को हटा के यहाँ पे R ग्रुप लगा दिया, क्या बन गया, क्या बन गया, ये एस्टर बन गया। ठीक है, तो इसमें कॉमन क्या था, सारे स्ट्रक्चर्स में कॉमन क्या था, हमारा कार्बोनिल ग्रुप कॉमन था, कार्बोनिल ग्रुप कॉमन था। ठीक है, तो जब भी अमोनिया का डेरिवेटिव आए और उसके साथ रिएक्ट करे तो क्या होगा, H2O निकल जाएगा और आपका कंपाउंड बन जाएगा। क्लियर है। तो हमारा जो स्ट्रक्चर है A, कहीं पे भी आपको इसमें कार्बोनिल ग्रुप दिख रहा है, कार्बोनिल मतलब CO ग्रुप, कार्बोनिल मतलब CO ग्रुप दिख रहा है क्या, नहीं मैम, कहीं पे भी हमको कार्बोनिल ग्रुप नहीं दिख रहा है, इसीलिए क्या होता है, ये ऑक्साइम की फॉर्मेशन नहीं करता। आपको पता होना चाहिए ऑक्साइम क्या है। यहाँ पे भी हमको कहीं पे भी क्या दिख रहा है, कहीं पे भी आपको CO ग्रुप नहीं दिख रहा है। ठीक है, इसलिए क्या होता है, यहाँ पे ऑक्साइम की फॉर्मेशन नहीं होती है। ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, जो स्ट्रक्चर आपका A है, ये क्या है, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट है, doesn't have a free OH group at C1 and so can't be converted to the open chain form to give CHO group and hence doesn't form the oxime। यहाँ पे देखो जितने भी OH थे उनको क्या कर दिया, पेंटा एसीटेट में कन्वर्ट कर दिया, जितने भी OH थे उनको पेंटा एसीटेट में कन्वर्ट कर दिया। अब देखो यहाँ पे कोई भी फ्री OH ग्रुप नहीं है, कोई भी फ्री OH ग्रुप नहीं है, तो उसको हम एल्डिहाइड में कन्वर्ट नहीं कर सकते। और एल्डिहाइड क्या है, जिसमें कार्बोक्सिल ग्रुप है, जो हमको चाहिए ऑक्साइम बनाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी OH थे उनको क्या कर दिया, पेंटा एसीटेट में कन्वर्ट कर दिया, और उनको हम किस में कन्वर्ट नहीं कर सकते, कार्बोक्सिलिक एसिड, सॉरी इसमें एल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट नहीं कर सकते, और इसीलिए हम ऑक्साइम नहीं बना सकते हैं। ठीक है। Why must vitamin C be supplied regularly in diet? देखो जो विटामिन C होता है ना, क्या होता है, ये सबसे पहले तो उसका कॉमन नाम पता होना चाहिए, क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। आपके यहाँ 2 टाइप के विटामिन होते हैं, कौन कौन से, एक होता है आपका वाटर सॉल्युबल,
और एक होता है आपका फैट सॉल्युबल। ठीक है, देखो आपको नाम से पता चल रहा है ना क्या, वाटर सॉल्युबल मतलब क्या, जो पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं। फैट सॉल्युबल मतलब क्या, जो फैट्स में डिसॉल्व हो जाते हैं, सॉल्युबल हो जाते हैं। ठीक, जो विटामिन सी है वो क्या है आपका, वाटर सॉल्युबल विटामिन है, मतलब वो पानी में इजीली डिसॉल्व हो जाता है। अब मानो आपने विटामिन सी खाया, वो पानी में डिसॉल्व हो गया, हमारे जो बॉडी है 70% पानी है, तो उसमें क्या हुआ, पानी में डिसॉल्व हो गया। अब क्या हुआ, वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो गया, तो विटामिन सी तो चला गया ना। अब वापस से हमको विटामिन सी लेना पड़ेगा, किससे, डाइट के थ्रू लेना पड़ेगा, क्योंकि वो हमारी बॉडी में स्टोर नहीं हो पाता है, बिकॉज इट इज़ अ वाटर सॉल्युबल विटामिन। ठीक है, वो एक्सक्रीट हो जाता है हमारी बॉडी से, इसीलिए आपको रेगुलरली विटामिन सी हमारी बॉडी में सप्लाई करना पड़ेगा। और कैसे लोगे, क्या क्या होते हैं सोर्सेज विटामिन सी के, जितने भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं ना, खट्टे फ्रूट्स होते हैं ना, जैसे कि ऑरेंज, लेमन, ग्रेप्स, जिसमें खट्टापन होता है ना, उसमें होता है विटामिन सी, तो हमको रेगुलरली उनको डाइट में शामिल करना चाहिए। सबसे अच्छा सोर्स कौन सा होता है, आंवला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। सुक्रोज इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी बट द मिक्सचर ऑब्टेन्ड आफ्टर हाइड्रोलिसिस इज लीवोरोटेटरी। अब यहाँ देखो, सुक्रोज का जब आप क्या करोगे, हाइड्रोलिसिस कर दोगे ना, आपको क्या मिलता है, जब भी आप इसका हाइड्रोलिसिस कर दोगे आपको मिलेगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज, आपको मिलेगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज, है ना। ये एक इन्वर्ट शुगर है, क्यों, क्योंकि फ्रक्टोज 180 डिग्री पे इन्वर्ट होके किससे बॉन्डिंग बनाता है, ग्लूकोज से ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाता है। ठीक है, हमने देखा था अल्फा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज और बीटा फॉर्म ऑफ फ्रक्टोज। अब यहाँ देखो क्या लिखा है, जब इसका क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपको ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलेगा। ऑन हाइड्रोलिसिस सुक्रोज, जो कि क्या है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, गिव्स ग्लूकोज, जो क्या है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी, एंड फ्रक्टोज, जो कि क्या है, लीवोरोटेटरी। इसका मतलब क्या होता है, जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अपने रोटेट कर देता है। डेक्स्ट्रो और लीवो का मतलब क्या होता है, जो भी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर देता है। अगर वो राइट साइड रोटेट करेगा तो डेक्स्ट्रो हो जाएगा, लेफ्ट साइड रोटेट करेगा तो लीवो हो जाएगा। ठीक है, अब देखो फ्रक्टोज क्या करता है, लीवो रोटेटरी, मतलब कि लेफ्ट साइड रोटेट कर देता है। सिंस लीवो रोटेशन ऑफ फ्रक्टोज इज मोर, कितना है यहाँ पे बताया था ना मैंने कि फ्रक्टोज क्या होता है, इन्वर्ट हो जाता है, किससे बॉन्डिंग करने के लिए, अल्फा ग्लूकोज से बॉन्डिंग करने के लिए इन्वर्ट हो जाता है, इसलिए इसको लीवो फॉर्म क्या है, ज्यादा है, -92.4 डिग्रीज है देन द डेक्स्ट्रो रोटेशन ऑफ ग्लूकोज। इसीलिए जो आपका सुक्रोज है वो क्या है, मिक्सचर जो आता है आपका वो क्या है, लीवो रोटेटरी आता है। ठीक है, वो क्या आता है, लीवो रोटेटरी आता है। ठीक, भले ही सुक्रोज क्या है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी, लेकिन जो मिक्सचर आता है वो लीवोरोटेटरी आता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द फ्रक्टोज। अमीनो एसिड्स बिहेव लाइक सॉल्ट्स रेदर देन सिंपल अमीन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड, एक्सप्लेन। अब सबसे पहले अमीनो एसिड देख लेते हैं क्या होता है। ये होता है आपका अमीनो एसिड, अमीनो एसिड बोल रहे हैं ना, तो उसमें अमीन ग्रुप भी होगा और एसिड भी होगा। ठीक है, अमीन भी होगा और एसिड भी होगा। अब इसमें होता क्या है, यहाँ पे है कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या होता है, ये एसिड है ना, H+ दे देते हैं, जितने भी एसिड्स होते हैं क्या करते हैं, H+ डोनेट कर देते हैं, H+ डोनेट करते हैं। अब जैसे ही H+ देगा, जैसे ही इसने H+ दिया, कोई ना कोई तो H+ लेगा, कौन लेगा, ये बैठा हुआ है, इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। जैसे ही इसने H+ दिया, ये क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा और बिहेव करेगा एज अ बेस। तो जो आपका अमीनो एसिड है ना, उसमें आपको बेस भी मिलेगा और आपको एसिड भी मिलेगा। क्लियर है, क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पे R CH CO नेगेटिव और यहाँ पे NH3 पॉजिटिव, मतलब आपको एक ही फॉर्मूले में, मतलब एक ही स्ट्रक्चर में आपको पॉजिटिव भी मिल रहा है और आपको नेगेटिव भी मिल रहा है। क्लियर है, क्या बोलते हैं, इसका स्पेसिफिक नेम है, कौन सा आयन है ये, ज्विटर आयन बन गया है। क्या बोलते हैं इसको, ज्विटर आयन। आपकी एक ही स्ट्रक्चर में आपको पॉजिटिव भी मिल रहा है और नेगेटिव भी मिल रहा है, मतलब ये न्यूट्रल हो गया है। क्या हो गया है, ये न्यूट्रल हो गया है ना, इसलिए इसको बोलते हैं क्या, ज्विटर आयन बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको, ज्विटर आयन बोलेंगे। क्लियर है,
तो इसीलिए जो अमीनो एसिड्स होते हैं ना, दे बिहेव लाइक सॉल्ट्स, क्योंकि उसमें क्या होता है, उसमें एसिड भी होता है, उसमें बेस भी होता है, और एसिड प्लस बेस मिलकर क्या बनाते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर बनाते हैं, है ना। एसिड प्लस बेस जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है उसमें क्या होता है, एसिड प्लस बेस क्या बनाते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर बनाते हैं। क्लियर है? चलिए, in aqueous solution the carboxyl group loses a proton and amino group accepts a proton to form a Zwitter ion, जो हमने अभी देखा ये है Zwitter ion की फॉर्मेशन। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्ट्रक्चर्स ऑफ ग्लाइसिन एंड एलेनिन आर गिवन बिलो, शो द पेप्टाइड लिंकेज इन ग्लाइसिन एलेनिन। ये आपको दो स्ट्रक्चर्स दिए हैं, ग्लाइसिन और एलेनिन। अब इनको मिला के क्या बनाया है, एक दूसरा पेप्टाइड बनाया, एक डायपेप्टाइड बनाया है। ये आपको क्या दिया है, अमीनो एसिड, ये भी अमीनो एसिड दिया है, इन दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, कि डाइपेप्टाइड बन जाएगा। वो कैसे बनेगा, देखो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन है ना, आपको यहाँ पे क्या लिख लेना है, इसके स्ट्रक्चर लिख लो पहले तो। ये लिख लिया ग्लाइसिन, ठीक है, और ये क्या लिखा है, एलेनिन। चलो ये लिखा है एलेनिन, NH2 CH COOH और CH3, ठीक है, दिस इज योर एलेनिन। अब यहाँ पे होता क्या है, यहाँ से भी H2O मॉलिक्यूल निकलेगा। कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा H2O मॉलिक्यूल, यहाँ से OH और यहाँ से एक, इसको काम करते हैं, H को अच्छे से लिखते हैं, ऐसा है, ठीक है। मैंने इसको ओपन करके लिख दिया, NH2 को ओपन करके लिख दिया। अब यहाँ से क्या करना है अपन को, वाटर रिमूव करना है, तो वाटर रिमूव ऐसा हो जाएगा। जैसे ही यहाँ से वाटर रिमूव होगा, CO बॉन्ड किसके साथ बन जाएगा, NH के साथ बॉन्ड बन जाएगा, और यहाँ पे क्या बनेगा, देखो यहाँ बनाते हैं अपन, क्या बनेगा यहाँ पे, यहाँ बन जाएगा आपका NH2 CH2 CO NH, ठीक है, NH। बाकी सब कुछ एज इट इज है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल निकल गया है, सिर्फ और सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल निकल गया है, और ये बन गया आपका क्या, पेप्टाइड बॉन्ड। क्या बन गया है, ये आपका पेप्टाइड बॉन्ड बन गया है, ये पेप्टाइड लिंकेज बन गई है आपकी ये। क्लियर है? दिस इज योर पेप्टाइड लिंकेज। क्लियर है सभी को, है ना। तो यहाँ पे जब भी आपको दो ऐसे प्रोटीन, दो ऐसे अमीनो एसिड दे दिए और उनको लिंक करना है, तो आप कैसे लिंक कर दोगे, आप H2O निकाल दो और वहाँ पे क्या बन जाएगी, एक पेप्टाइड लिंकेज बन जाएगी। और जो आपका बना है, ये क्या है, क्या बना है आपका, ग्लाइसिल एलेनिन, ग्लाइसिल एलेनिन बना है। क्लियर है? देखो, ठीक है, ये आपका क्या बना है, ग्लाइसिल एलेनिन बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रोटीन फाउंड in a biological system with a unique three-dimensional structures and biological activity is called a native protein. When a protein in its native form is subjected to a physical change like change in temperature or chemical changes like change in pH, denaturation of protein takes place. Explain the cause. जब हम पढ़ रहे थे, जब हम फर्स्ट वाला क्वेश्चन कर रहे थे, कर्डलिंग ऑफ मिल्क, क्या पढ़ा था, क्या बोला था मैंने, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन हुआ है। मतलब कि क्या, यार प्रोटीन का नेचर बिगाड़ दिया उन लोगों ने। कैसा नेचर था उसका, बहुत ही प्यारा सुंदर सा एकदम स्वीट सा नेचर था। उन्होंने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ा दिया, पीएच चेंज कर दिया, तो क्या हुआ, प्रोटीन को गुस्सा आ गया, उसका नेचर बिगाड़ गया, डी नेचर हो गया वो। मतलब कि क्या हुआ है, यहाँ देखो तीन चीज़ें होती हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर और टर्शरी स्ट्रक्चर। ठीक है, प्राइमरी क्या होता है, इसको अलग हटाओ, प्राइमरी को अलग रखो। जो सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर्स होते हैं प्रोटीन के, वो क्या होते हैं, वो चेंज हो जाते हैं, मतलब वो टूट जाते हैं। लेकिन प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो चेंज नहीं होता। अगर प्राइमरी स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया तो जो पूरा कंपाउंड है ना आपका, वही चेंज हो जाएगा, वही खत्म हो जाएगा। ठीक, तो क्या ब्रेक होता है, सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर जो होता है प्रोटीन का, वो चेंज हो जाता है। इसीलिए जो एग्जाम्पल्स हमने लिए थे, क्या क्या लिया था एग्जाम्पल हमने, सबसे पहला एग्जाम्पल देखा था कर्डलिंग ऑफ मिल्क। अब देखो, कर्ड और मिल्क कितनी अलग अलग चीजें हैं, है ना। कर्डलिंग ऑफ मिल्क और
कोएगुलेशन ऑफ एग। जब भी आप एग को बॉईल कर देते हो, जब भी आप एग को बॉईल कर दोगे तो क्या होगा, वहां पे जो एग वाइट होता है वो जम जाता है, सॉलिडिफाई हो जाता है ना, तो वो भी उसका नेचर चेंज हो गया ना, पहले जेल फॉर्म में था, अब किस में हो गया, सॉलिड फॉर्म में हो गया, तो उसका नेचर तो बिगड़ गया ना। लेकिन एग वही है, पहले भी एग था, अभी भी एग है। ठीक, ऊपर भी देखो, जब हमने कर्डिंग ऑफ मिल्क कर दी तो उसका जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो वैसे ही है, मतलब क्या, स्टार्टिंग में उसके पास लैक्टोज था, शुगर, वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो गया है, लेकिन उसका जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो तो सेम है। ठीक है, स्टार्टिंग में देखो जो मिल्क था वो व्हाइट कलर का था, कर्ड भी हमको कैसा मिलता है, व्हाइट कलर का ही मिलता है। ठीक, लेकिन उसका जो नेचर है वो चेंज हो गया। क्यों चेंज हुआ, क्योंकि हमने उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, या फिर टेम्परेचर चेंज कर दिया, या फिर पीएच चेंज कर दिया। जब दूध में आप क्या डाल देते हो, नींबू डाल देते हो, तो क्या उसका पीएच चेंज हो जाता है ना, उसको क्या कर देते हो, ज़्यादा एसिडिफाई कर देते हो, मतलब उसका एसिडिक नेचर ज़्यादा बढ़ा देते हो, इसलिए क्या बन जाता है, दही बन जाता है, कर्ड बन जाता है। ठीक, और एग में भी क्या करते हो, उसका टेम्परेचर बढ़ा देते हो, तो क्या होता है, जो आपका जेल है वो सॉलिडिफाई हो जाता है, इसलिए जो प्रोटीन है उसका नेचर बिगड़ जाता है। क्लियर है? ठीक, तो जब भी आप क्या करोगे, प्रोटीन में टेम्परेचर चेंज करोगे, पीएच चेंज करोगे, तो क्या होगा, प्रोटीन का नेचर बिगड़ जाएगा और वो सेकेंडरी और टर्शरी जो उसका स्ट्रक्चर है वो खत्म हो जाएगा, लेकिन प्राइमरी स्ट्रक्चर एकदम इंटैक्ट रहेगा। क्लियर? Due to physical or chemical changes, hydrogen bond in proteins are disturbed. Globules unfold and helix get uncoiled. Therefore, proteins loses its biological activity. ठीक है, क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड डिस्टर्ब हो जाते हैं, ग्लोब्यूल्स अनफोल्ड हो जाते हैं, जो सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर में मिलते हैं वो वाले। ठीक है, हेलिक्स गेट अनकॉइल्ड एंड देयरफॉर प्रोटीन लूजेस इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी। दिस इज कॉल्ड डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। क्या बोलते हैं इसको, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन बोलते हैं। क्लियर है? एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द एसिड फॉर द एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज इज 6.22 किलो जूल मोल इनवर्स। क्या बोल रहे हैं, एक्टिवेशन एनर्जी की बात कर रहे हैं, किसकी, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज। जब भी सुक्रोज का एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रोलिसिस किया है आपने, तो उसकी क्या एक्टिवेशन एनर्जी है, 6.22 किलो जूल मोल इनवर्स। और while the activation energy is only 2.15 kilojoule mole inverse when hydrolysis is catalyzed by the enzyme sucrase। जब आपने एंजाइम के साथ किया, तो उसका क्या आया, 2.15 किलोजूल मोल इनवर्स। मतलब कि क्या हुआ, एक्टिवेशन एनर्जी कम हुई है। अब यहाँ पे एक की कॉन्सेप्ट देखो, यहाँ पे एक की कॉन्सेप्ट क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ रिएक्शन। एक्टिवेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब क्या, जब भी रेट ऑफ रिएक्शन मतलब स्पीड, जब भी स्पीड बढ़ेगी ना किसकी, रिएक्शन की, एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे ही स्पीड बढ़ेगी रिएक्शन की, रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगी, तो क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी। क्लियर? अब जो आपके कैटलिस्ट होते हैं, वो क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे ना, एक अल्टरनेटिव पाथवे प्रोवाइड करते हैं रिएक्शंस को, और रिएक्शन का रेट बढ़ जाता है। कैटलिस्ट क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं। अगर उन्होंने रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा दिया तो जो आपकी एक्टिवेशन एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर है, समझ में आया? क्यों? क्योंकि जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, रेट ऑफ रिएक्शन के। ठीक, अब एंजाइम्स क्या हैं, दे आर बायोकैटलिस्ट। एंजाइम क्या है, दे आर बायोकैटलिस्ट। मतलब कि जो भी बायोलॉजिकल रिएक्शंस हो रही हैं आपकी बॉडी में, उसमें एज अ कैटलिस्ट एक्ट करते हैं कौन, एंजाइम्स। मतलब स्पीड ऑफ जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको बढ़ा देते हैं। अगर उन्होंने रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाई, किसने, एंजाइम ने, तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर है, समझ में आया? इसीलिए देखो, जब नॉर्मल वाला हाइड्रोलिसिस किया था तो 6.22 किलो जूल मोल इनवर्स आई थी आपकी वैल्यू, लेकिन जब एंजाइम यूज किया जो कि एक बायोकैटलिस्ट है, तो क्या किया उसने, एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर दिया। क्यों? उसने एक दूसरा पाथ दिया होगा ताकि रिएक्शन जल्दी हो जाए, इसलिए एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई है। क्लियर? ठीक,
enzymes, the biocatalyst, reduces the magnitude of activation energy by providing alternative path. In the hydrolysis of sucrose, the enzyme sucrase reduces the activation energy from 6.22 to 2.1. ये जो आपका एंजाइम है सुक्रेस, इसने ही किया है सब कुछ. क्या किया है? रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा दिया, तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गई है? कम हो गई है. ठीक. हाउ डू एक्सप्लेन द प्रेजेंस ऑफ एन एल्डिहाइडिक ग्रुप इन अ ग्लूकोज मॉलिक्यूल? ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, आप कैसे बताओगे? ठीक. यहाँ पे सबसे पहले एक चीज देखो, जितने भी अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, जितने भी, इसको अपन ऐसे नहीं देखते, कार्बोनिल ग्रुप्स होते हैं ना, जितने भी कार्बोनिल ग्रुप्स होते हैं, जब आप उसमें क्या डालोगे? अमोनिया का डेरिवेटिव NH2OH, क्या होगा? यहाँ से मैंने बताया था H2O निकलता है ना? H2O निकल जाता है, क्या बनता है? और देखो क्या बन जाता है, अभी हमने देखा था ना, ऑक्साइम बन जाता है. तो अगर आपने ग्लूकोज में C6H12O6 में NH2OH डाला और अगर आपको ऑक्साइम मिल गया, तो मतलब क्या? कि उसमें कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है. हमको सिर्फ ये पता चल जाएगा कि उसमें क्या है? कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है. आपको ये नहीं पता चल रहा है कि एल्डिहाइड है, कार्बोक्सिल ग्रुप. कार्बोनिल, ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है उसमें, CO ग्रुप प्रेजेंट है. लेकिन अब जो कार्बोनिल ग्रुप है ना, वो दो टाइप के हो सकते हैं. कौन कौन से? एक कीटोन होता है और एक क्या होता है? एल्डिहाइड. ठीक. और भी सारे होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर्स, और भी सारे होते हैं. ठीक है, तो हम सिर्फ दो की बात करते हैं, और भी सारे हो सकते हैं. कीटोन हो सकता है, एल्डिहाइड हो सकता है, लेकिन ये कंफर्म तो नहीं कर रहा है कि एल्डिहाइड है. हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमको एल्डिहाइड ग्रुप कंफर्म करना है. अब देखो, जब भी आप क्या करोगे, एल्डिहाइड की रिएक्शन करवाओगे किसके साथ? HCN के साथ. HCN के साथ करवा दोगे रिएक्शन, तो क्या होगा? यहाँ पे आपको मिल जाएगा HCOH, CN और H. ठीक. मतलब CN ग्रुप लग गया तो वहां पे क्या आ गया? देखो, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया ना. और एल्डिहाइड्स बहुत ज्यादा क्या होते हैं? रिएक्टिव होते हैं. एल्डिहाइड्स बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं. ठीक. तो क्या करते हैं वो? जैसे ही बॉन्ड टूटा, यहाँ पे आ जाते हैं अटैक करने के लिए, यहाँ पे आ जाते हैं अटैक करने के लिए. ठीक. तो पहले तो हम क्या करेंगे, उसमें NH2OH डालेंगे. अगर ऑक्साइम बन गया तो हमको ये तो पता चल गया कि उसमें कार्बोनिल ग्रुप है. उसमें क्या है? कार्बोनिल ग्रुप है. उसके बाद क्या डाल देंगे? HCN डालेंगे, तो भी हमको पता चल गया कि चलो ठीक है, उसमें क्या है? एक CO ग्रुप तो है. अगर यहाँ पे मैंने यहाँ पे ऐसा लिखा तो क्या होगा? कीटोन है ना, अटैक नहीं हो पाएगा, मतलब लेस रिएक्टिव होगा, लेकिन हो सकता है ये भी करे, कीटोन भी कर दे. अब भी कंफर्म नहीं हुआ एल्डिहाइड है. अब क्या करोगे? देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ बनाएंगे हम CHO, CHOH होल 4 CH2OH. ठीक. जब आप इसमें क्या डाल देते हो? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालोगे तो क्या होगा? यहाँ पे जो एल्डिहाइड ग्रुप है ना, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? COOH में कन्वर्ट हो जाता है, विच इज योर ग्लूकोनिक एसिड. विच इज योर ग्लूकोनिक एसिड. और अल्कोहल को वो ऑक्सीडाइज नहीं करता. जो ब्रोमीन वाटर है क्या है? वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. तो हमें इतना पता है कि अल्कोहल से जाएंगे एल्डिहाइड कीटोन्स में, एल्डिहाइड कीटोन से जाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड में. ठीक. तो हमको ये दिख रहा है कि भाई उसने अल्कोहल को चेंज नहीं किया, उसने एक ऐसे ग्रुप को चेंज किया है जो किस में कन्वर्ट हो गया? कार्बोक्सिलिक एसिड में. और ये कीटोन को भी चेंज नहीं करता है, ये कीटोन को चेंज नहीं करता, ये एल्डिहाइड को ही चेंज करता है. तो इससे हमें कंफर्म हो गया कि यहाँ पे क्या है? एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है. ठीक है, हमें क्या पता चल गया? इसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है. क्लियर है? ग्लूकोज रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्सिल अमीन टू फॉर्म अ मोनोऑक्साइड. जैसे हमने रिएक्ट किया था ना, ये है आपका हाइड्रोक्सिल अमीन NH2OH, जो कि अमोनिया का डेरिवेटिव है. ठीक. एंड एड्स वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड टू गिव अ साइनोहाइड्रिन. जो हमने साइनोहाइड्रिन बनाया था,
दिस वॉज योर साइनोहाइड्रिन। ठीक है, क्या क्या मिला था आपको? मोनोएक्साइम, मोनोऑक्साइम और साइनोहाइड्रिन, जिससे हमें क्या पता चल गया था? कार्बोनिल ग्रुप है वहां पे, कार्बोनिल ग्रुप है जो कि क्या हो सकता है? देखो, जो कि एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है। लेकिन जब हमने क्या किया, माइल्ड ऑक्सीडेशन किया ब्रोमीन वाटर के साथ, तो हमें क्या हुआ? क्या मिला? ग्लूकोनिक एसिड मिल गया। हमें क्या मिल गया? ग्लूकोनिक एसिड मिल गया, विच इज अ 6 कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड। दिस इंडिकेट्स दैट कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट इन ग्लूकोज इज अ एल्डिहाइडिक ग्रुप। क्लियर है? ठीक, एक बार रीड कर लीजिए आप जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच moieties of nucleosides are involved in the formation of phosphodiester linkages present in the dinucleotides? What does the word diester in the name of linkage indicates? Which acid is involved in the formation of this linkage? अब 3 क्वेश्चन पूछे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, which moieties of nucleosides are involved in the formation of phosphodiester linkages present in the dinucleotides? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि न्यूक्लियोसाइड क्या होता है। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, यहां देखो एक बार, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड, इसको याद करने की एक बहुत मजेदार सी ट्रिक भी बताएंगे। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड मतलब एस आ रहा है ना, तो शुगर तो होगा उसमें, शुगर और बेस होता है, शुगर प्लस बेस होता है। ठीक, अब टी, न्यूक्लियोटाइड मतलब कि टी से क्या रखेंगे? 3 चीजें उसमें, क्या क्या है? 3 चीजें, शुगर है, बेस है और फॉस्फेट ग्रुप है, फॉस्फोरिक एसिड है। ठीक है, शुगर है, बेस है और क्या है? फॉस्फोरिक एसिड है। किसमें? न्यूक्लियोटाइड में, क्योंकि यहाँ पे टी लिखा है, टी से यहाँ क्या रखेंगे? 3 चीजें। ठीक, अब यहाँ देखो, शुगर के फर्स्ट पोजीशन पे, यहाँ पे क्या आता है? बेस लग जाता है। क्या लगता है? बेस लगता है। यहाँ पे CH2 और इधर पे आपका क्या लग जाता है? फॉस्फो ग्रुप लग जाता है। ये लग गया आपका फॉस्फो ग्रुप। ठीक, ये इतना सा, शुगर प्लस बेस क्या है? न्यूक्लियोसाइड है। और ये पूरा क्या हो गया आपका? यहां से लेकर यहां तक, ये हो गया आपका न्यूक्लियोटाइड, ये हो गया आपका न्यूक्लियोटाइड, एंड दिस इज योर न्यूक्लियोसाइड, दिस इज योर न्यूक्लियोसाइड। क्लियर है? ठीक है ना? हमसे क्या पूछा है? विच moieties ऑफ न्यूक्लियोसाइड्स, कौन सी ऐसी moieties है जो इन्वॉल्व होती है न्यूक्लियोसाइड्स की? कौन कौन सी होती है? शुगर और बेस। किसके साथ लिंकेज कर रही है वो? फॉस्फोरस के साथ लिंकेज करी। इसी को बोलते हैं क्या? फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। इसी को बोलते हैं क्या? फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। ठीक, अब देखो यहां पे क्या होता है, यहां से भी लिंकेज होती है। यहां तक क्लियर है सभी को? नेक्स्ट वाली इमेज में देखेंगे। ठीक है, ये देखो, ये क्या है आपका? ये है आपका न्यूक्लियोटाइड जो हमने बनाया था, शुगर, बेस और फॉस्फोरिक एसिड। ये भी है शुगर, बेस और फॉस्फोरिक एसिड। अब ये 2 आपने क्या ले लिए? न्यूक्लियोटाइड्स ले लिए। अब यहाँ पे ये क्या हो रहा है? देखो, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज हो रही है 2 न्यूक्लियोटाइड्स में। 2 न्यूक्लियोटाइड्स में क्या हो रही है? फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज हो रही है। कैसे होगी? नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 और ये हो गया 5। ठीक, यहाँ से भी नंबरिंग करो, 1 2 3 4 और 5। मतलब इसकी 3rd पोजीशन कनेक्ट कर रही है और इसकी 5th पोजीशन कनेक्ट कर रही है, और बीच में आपको क्या मिल रहा है? एक फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज मिल रही है। ठीक, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज मिल रही है। क्लियर है? यही आपसे पूछा गया था। यहां देखो, नेक्स्ट, when nucleoside is linked to phosphoric acid at 5th position of sugar moiety, 5th position of sugar moiety, it forms a nucleotide। कैसे? यहाँ पे देखो, 5th पोजीशन पे जुड़ा है ना फॉस्फोरिक ग्रुप, किससे? न्यूक्लियोसाइड से, तो इसको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोटाइड बोल देंगे पूरे को, जो हमने पहले डायग्राम में देखा था। ठीक, इट फॉर्म्स अ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड्स आर जॉइंट टुगेदर बाय फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेजेस बिटवीन 5' and 3' कार्बन एटम्स ऑफ द पेंटोज शुगर।
जो कि हमने अभी देखा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। व्हाट आर ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस, इन विच टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल्स आर दे प्रेजेंट? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होती हैं? देखो, सबसे पहले तो ये याद रख लो कि ग्लाइकोसिडिक लिंकेज आपको किस में मिलेंगी, जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स है ना उसमें आपको ग्लाइकोसिडिक लिंकेज मिलती हैं। क्या मिलती हैं आपको? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज मिलती हैं। यहाँ पे मैंने बनाया ये, ठीक है। अब ये जो है ना, यहाँ पे जो ये लिंक करते हैं, दो मोनोसेकेराइड्स लिंक कर रहे हैं, इसी को बोलते हो क्या? इसी को क्या बोलते हो? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इसी को बोलोगे आप ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। जब भी दो मोनोसेकेराइड्स लिंक करेंगे उनको बोलोगे आप ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक, कहाँ पे प्रेजेंट मिलेगी? इन विच टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, किसमें? कार्बोहाइड्रेट्स में। ठीक, कार्बोहाइड्रेट्स में मिलेंगे आपको। Two molecules of monosaccharides are joined together by an oxide linkage found by the loss of water molecule. जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, ठीक। Such a linkage between two monosaccharide units through oxygen atom is called glycosidic linkage. It is present in disaccharides, trisaccharides and polysaccharides. ऐसे ही देखो बहुत सारे मोनोसेकेराइड्स को ज्वाइन कर दो, करते जाओ करते जाओ करते जाओ। एक मोनोसेकेराइड ये है, एक मोनोसेकेराइड ये है, दोनों को ज्वाइन करो, किससे ज्वाइन होंगे? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से ज्वाइन हो जाएंगे। मोनोसेकेराइड मतलब क्या? एक यूनिट की बात कर रहे हैं, एक यूनिट की बात कर रहे हैं, ठीक। जैसे ग्लूकोज है, वो क्या है? मोनोसेकेराइड, मतलब कि फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं हो सकता, ग्लूकोज को आप फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते हो, ठीक। जैसे मान लो लिया सुक्रोज, सुक्रोज को हाइड्रोलिसिस किया था अपन ने, तो क्या मिला था? ग्लूकोज मिला था और फ्रक्टोज मिला था। दो मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं ना आपको, दो कंपाउंड्स अलग अलग मिल रहे हैं, लेकिन जैसे ही ग्लूकोज को आप हाइड्रोलिसिस करोगे, ग्लूकोज का हाइड्रोलिसिस करोगे, तो क्या होगा? वहां पे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि क्या है? वो एक मोनोसेकेराइड है, ठीक। क्या है वो? एक मोनोसेकेराइड है। क्लियर है? एक बार जल्दी से पढ़ेंगे इसको फटाफट से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। Which monosaccharide units are present in starch, cellulose and glucose and which linkages link these units? क्या क्या बोल रहे हैं? हमको क्या बताना है? मोनोसेकेराइड बताना है। क्या बताना है आपको? मोनोसेकेराइड बताना है। क्या होते हैं मोनोसेकेराइड? अभी बताया, जिसको हम फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते हैं। आर प्रेजेंट इन स्टार्च, सेल्यूलोज एंड ग्लूकोज। चलो यहां देखते हैं। स्टार्च एंड ग्लाइकोजन, क्या क्या होता है उसमें? ग्लाइकोसिडिक अल्फा लिंकेज होती है, ग्लाइकोसिडिक अल्फा लिंकेज होती है। और सेल्यूलोज में क्या होता है? ग्लाइकोसिडिक बीटा लिंकेज इज प्रेजेंट बिटवीन ग्लूकोज यूनिट। स्टार्च और ग्लाइकोजन में क्या होता है? अल्फा लिंकेज प्रेजेंट होती है। स्टार्च और ग्लाइकोजन में क्या होता है? अल्फा लिंकेज प्रेजेंट होती है। और सेल्यूलोज में क्या होता है आपका? बीटा लिंकेज प्रेजेंट होती है। सेल्यूलोज में क्या होता है? बीटा लिंकेज प्रेजेंट होती है। क्लियर है? ग्लूकोज मॉलिक्यूल ले लिया आपने, ग्लूकोज क्या है? मोनोसेकेराइड है, ठीक। अगर वो अल्फा से लिंक करेगा, अल्फा कार्बन से लिंक करा तो वो अल्फा लिंकेज हो जाएगी, बीटा कार्बन से लिंक किया तो क्या हो जाएगी? बीटा लिंकेज हो जाएगी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाउ डू एंजाइम्स हेल्प अ सबस्ट्रेट टू अटैक बाय द रिएजेंट इफेक्टिवली? एंजाइम्स क्या होते हैं? मैंने बताया बायोकैटलिस्ट है, ठीक है। एंजाइम्स क्या है? बायोकैटलिस्ट, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करेंगे? बढ़ा देंगे, एक अल्टरनेटिव पाथवे देते हैं ताकि रिएक्शन जल्दी हो जाए। तो एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देंगे? कम कर देंगे, ठीक। अब एक एक्टिव साइट रहती है, हर एक एंजाइम की एक एक्टिव साइट रहती है, उस पर आके ही अटैक करता है, हर किसी पे अटैक नहीं करेगा, ठीक। एक एक्टिव साइट रहती है, उस पर अटैक करेगा और फर्दर रिएक्शन करेगा। एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम्स होल्ड्स अ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल इन अ सुटेबल पोजीशन सो दैट इट कैन बी अटैक्ड बाय द रिएजेंट इफेक्टिवली। मान लो ये एक एक्टिव साइट है, ठीक है। मैंने यहाँ पे बहुत सारे एंजाइम्स बना दिए, तो आप बोलोगे कि मैम ये वाला इसमें एकदम फिट हो जाएगा, ये वाला इसमें फिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गई आपकी? ये है ना आपकी क्या है? एक्टिव साइट है। ये क्या है आपकी? एक्टिव साइट है, मतलब एंजाइम आएगा और एक्टिव साइट पे क्या करेगा? अटैक करेगा, बाइंड कर लेगा और फिर रिएक्शन एफिशिएंटली होगी उसको और इफेक्टिवली रिएक्ट करके आगे प्रोसीड करेगा। क्लियर है?
डिस्क्राइब द टर्म डी एंड एल कॉन्फ़िगरेशन यूज फॉर अमीनो एसिड्स विद एग्जाम्पल। डी और एल कॉन्फ़िगरेशन किस में बताना है आपको? अमीनो एसिड में बताना है। अमीनो एसिड्स क्या होते हैं? अभी देखा था हमने, आर सी एच, यहाँ पे मैंने बनाया NH2, ठीक। एक और बनाते हैं, यहाँ पे भी सही, यहाँ पे भी ऐसे करते हैं। अब देखो, जब भी आपका NH2 ग्रुप, जब भी आपका NH2 ग्रुप, दोनों एक साइड बना दिए, जब भी आपका NH2 ग्रुप लेफ्ट साइड पे होगा ना, लेफ्ट साइड पे होगा तो उसको क्या बोलोगे? L कॉन्फ़िगरेशन है। जब भी आपका NH2 ग्रुप L लेफ्ट साइड पे होगा ना, उसको क्या बोलोगे आप? मैम वो L कॉन्फ़िगरेशन है। क्या है वो? L कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक। क्या देखोगे? फर्स्ट कार्बन देखना है अपन को, जैसे अपन ग्लूकोज में करते थे ना, CH2OH नीचे होता था और जस्ट उसके पहले वाला कार्बन देखते थे, उसमें देखो OH लेफ्ट साइड पे है तो क्या होगा? आपकी L कॉन्फ़िगरेशन। OH राइट साइड पे तो हो जाएगी D कॉन्फ़िगरेशन। वैसे इसमें भी है, NH2 अगर लेफ्ट साइड पे है तो उसको क्या बोलेंगे? L कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे, और अगर NH2 आपका राइट साइड पे है तो क्या बोलोगे आप उसको? क्या बोलोगे? D कॉन्फ़िगरेशन बोल दोगे, ठीक है, D कॉन्फ़िगरेशन बोलोगे। क्लियर है? L से याद रखो, L से लेफ्ट, ऐसे याद करना है, ठीक। अमीनो एसिड्स एग्जिस्ट बोथ इन डी एंड एल फॉर्म, मोस्ट नेचुरली अकरिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जितने भी नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं? एल कॉन्फ़िगरेशन होता है उनका। जितने भी नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड्स होते हैं उनका एल कॉन्फ़िगरेशन होता है। अगर NH2 लेफ्ट साइड पे लिखा है तो क्या बोलेंगे उसको? एल है। राइट साइड पे लिखा है तो क्या बोलेंगे? डी है, जो कि हमने अभी स्ट्रक्चर से देख लिया। क्लियर है? ठीक। How will you distinguish 1 degree and 2 degree hydroxyl group present in glucose? अब देखो ग्लूकोज में क्या होता है, यहाँ देखते हैं, कार्बन कार्बन। जितनी बार आप मेरे साथ स्ट्रक्चर बनाओगे ना, उतनी बार आपको क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। यहाँ पे अपन ओपन बनाते हैं ताकि अपन को सारी चीज़ें एकदम क्लियरली पता चल जाए। यहाँ पे क्या आएगा? OH H OH OH, यहाँ पे H O H H और H। यहाँ पे आपके दो टाइप के क्या प्रेजेंट है? एल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है। ये वाला कौन सा है आपका? मैम ये वाला है आपका 1 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये कार्बन सिर्फ एक कार्बन से अटैच है, इसलिए आपका ये है 1 डिग्री। 1 डिग्री एल्कोहल है। और ये सारे बाकी जितने भी हैं, ये सारे क्या हैं आपके? 2 डिग्री एल्कोहल है। क्या है आपके? 2 डिग्री एल्कोहल है। तो आप 2 डिग्री वाले में क्या कर दोगे? जब भी आप उसको एसिटाइलेशन करोगे, जब भी आप उसका एसिटाइलेशन करोगे तो क्या होगा? जितने भी आपको OH दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5, सभी क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे? पेंटा एसिटेट बन जाएंगे। तो मैम इससे तो कंफर्म नहीं हुआ है ना, इससे तो कंफर्म नहीं हुआ। तो हमने एक दूसरी चीज भी लगाई थी। क्या डाला था उसमें? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला था। जैसे आपने माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला तो मैम क्या हुआ था? CHO हुआ था। CH2OH तो नहीं हुआ था। अब उसमें डाल दो आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जब आप इसमें डाल दोगे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो वो क्या करता है? क्या कर देगा? वो प्राइमरी एल्कोहल्स होते हैं ना, जितने भी प्राइमरी एल्कोहल्स होते हैं उनको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन सेकेंड डिग्री एल्कोहल्स को कुछ नहीं करता। जो आपका NH3 है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है ये? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये ना सेकेंडरी को कुछ नहीं करता, ठीक है। सेकेंडरी जो आपके क्या है एल्कोहल्स हैं उनको कुछ भी नहीं करता है। प्राइमरी वाले को चेंज कर देता है COOH में, COOH में। बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा। बाकी जो भी आपके OH ग्रुप्स लगे हुए हैं ना, सारे एज इट इज रहेंगे। क्लियर है? ठीक। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि 1 डिग्री कौन सा है और 2 डिग्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक।
क्या कर दो, उसका ऑक्सीडेशन कर दो। क्या कर दो, ऑक्सीडेशन कर दो। On oxidation with nitric acid, glucose as well as gluconic acid both yields a dicarboxylic acid which is a saccharic acid। जो अभी हमने बनाया वो क्या है, saccharic acid है, जिसमें दोनों साइड पे क्या लगा है, COOH ग्रुप लगा हुआ है। This indicates the presence of a primary alcohol group in glucose। ठीक, जो हमने अभी रिएक्शन करी थी। इसके बाद देखो एसिटाइलेशन कर दोगे तो क्या होगा, जितने भी OH ग्रुप्स हैं वो सभी चेंज हो जाएंगे, वो सभी चेंज हो जाएंगे। तो हमें ये पता चल जाएगा कि भाई उसमें ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल है उसमें 5 कार्बन है। ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है उसमें क्या है, 5 कार्बन प्रेजेंट, सॉरी 5 OH ग्रुप प्रेजेंट है, 5 OH ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक, क्लियर है। नेक्स्ट देखो, कोएगुलेशन ऑफ एग व्हाइट ऑन बॉइलिंग इज एग्जांपल ऑफ डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, एक्सप्लेन इट इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चरल चेंजेस। क्या होगा, अभी हमने डिस्कस किया था डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन में क्या होता है, जब भी आप उसमें कुछ टेम्परेचर चेंज करोगे, जब भी pH का चेंज करोगे, तो जो प्रोटीन का नेचर है वो बिगड़ जाता है, वो गुस्सा हो जाता है और उसका पूरा नेचर चेंज हो जाता है। ठीक, यहाँ पे एक चीज पढ़ो, ड्यूरिंग डीनेचुरेशन, ड्यूरिंग द डीनेचुरेशन पहला क्या होता है, देखो बायोलॉजिकल एक्टिविटी इज लॉस्ट। बायोलॉजिकल एक्टिविटी लूज कर देते, जैसे कि एग वाइट है, पहले जेल फॉर्म में था, अब क्या हो गया, सॉलिडिफाई हो गया, व्हाइट में बदल गया ना, सॉलिड व्हाइट फॉर्म में बदल गया, तो बायोलॉजिकल एक्टिविटी लूज हो जाती है। सेकंड क्या है, मैंने बताया था सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो डिस्ट्रॉय नहीं होता, इट रिमेन्स इंटैक्ट। क्योंकि अगर प्राइमरी स्ट्रक्चर ही क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया, तो जो आपका एक्चुअल में कंपाउंड है वो भी पूरा खत्म हो जाएगा, वो रहेगा ही नहीं, वो एग ही नहीं रहेगा, फिर कुछ और बन जाएगा। तो जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है वही तो डिफाइन करता है, वो तो क्या होता है, नेटिव फॉर्म होता है ना, वही तो डिफाइन करता है आपका कंपाउंड को। तो सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है जब आप टेम्परेचर चेंज कर रहे हो, जब आप pH चेंज कर रहे हो। ठीक है, यही होता है आपका किसमें, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन में। क्या होता है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन में। इसमें एक और चीज देखो, यहाँ पे क्या लिखा है कि एल्बुमिन प्रेजेंट इन इट कन्वर्ट्स इनटू इनसॉल्युबल फाइब्रस प्रोटीन्स। इनसॉल्युबल फाइब्रस प्रोटीन्स में कन्वर्ट हो जाता है, किसमें, एग में। ठीक है, और ये आता भी आपके एग्जाम में। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लियर, आपको ये 2-3 चीजें याद रखनी है। पहली क्या, कि बायोलॉजिकल एक्टिविटी लूज हो जाती है, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ जाता है और उसका pH चेंज कर देते हैं हम। दूसरी चीज़ क्या, सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर एकदम एज इट इज, मतलब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है वो एज इट इज रहता है, कुछ नहीं होता उसको। किसको, प्राइमरी स्ट्रक्चर को। क्लियर है, ठीक। और यहाँ आते आते हमने सारे क्वेश्चन एकदम धमाकेदार तरीके से सॉल्व कर लिए हैं। आई होप आपको बहुत अच्छी लगेगी वीडियो और आपके सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम हुए होंगे क्या, क्रिस्टल क्लियर और डायमंड क्लियर। ठीक है, जल्दी से जाके मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब कर देना है ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपको पता चल जाएं। मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और वेबसाइट पर जाके बहुत सारे क्वेश्चंस की आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको पता ही है मैग्नेट ब्रेन्स की 2 चैनल हैं, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम। यहाँ पे CBSE बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको मिलेंगे और भी सारे बोर्ड के कोर्सेज भी, जैसे कि दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, और इसी के साथ और भी सारे कोर्सेज जैसे कि वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज। क्या आपको कोई पेमेंट करना है, कोई ट्रांजैक्शन करना है, कुछ भी नहीं करना। करना क्या है, बस मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब करना है आपको। ठीक, ई नोट्स और ई बुक्स लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाके एक बार चेक कर लेंगे। और मुझे पता है सभी लोग सोशल मीडिया पे होंगे, हम भी हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पे एंड व्हाट्सएप पे। जल्दी से जाओ और फॉलो कर लो। ठीक, वीडियो को करेंगे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।